Experience the care of Narayana Health. दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ नारायणा हेल्थ की तरफ से। और आज हम 35th एपिसोड में पहुंच गए हैं। और आज हम यूजुअली कई ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं, डॉक्टरों की राय लेते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर करते हैं जो आपके दिमाग में कॉमन तौर से रहते हैं। आप में से कई लोगों ने दांतों के पेन, दांतों के बारे में हमें कहा कि एपिसोड करने के लिए, और आपकी इस रिक्वेस्ट को देखते हुए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो सब आप लोगों ने उसको फ्लैग किया है। और उसी के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर वंदना, जो कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं हमारे नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में। और वो हमसे आपके जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे इस बारे में बात करेंगी। सो डॉक्टर वंदना, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ। And before we start this, I request you to tell me about yourself and tell the viewers about yourself. Okay. I'm Dr. Vandana Thakran. I am a maxillofacial surgeon by my training, and I did my graduation and post-graduation from PGIMS Rohtak, and then I did my residency from Maulana Azad Medical College, New Delhi. After that, I am in private sector. थैंक यू सो मच डॉक्टर वंदना। ज़रा आगे बढ़ते हैं। दांत का दर्द चाहे वो बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े हों, सबको होता है। और मुझे कई बार लगता है हम अपने डेंटिस्ट को तभी याद करते हैं जब हमारे दांत में दर्द होता है। सो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को टूथ एक के कॉमन कॉजेज़ क्या हैं उनके बारे में बताइए। जी, सभी में, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सभी में टूथेक का जो सबसे कॉमन कॉज है वो है डेंटल कैविटी, जिसे हम टूथ डिके भी बोलते हैं। वो यूजुअली होता है जब हमारे दांत की जो सबसे ऊपरी लेयर है, मेरे पास एक ये डायग्राम है एक बेसिक सा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो दांत में बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ये इनेमल होती है, जिसमें कि हम इस लेयर में कोई नर्व्स या कुछ नहीं होती। तो अगर हमारा जो डिके है वो इस लेयर तक रहेगा, जो कि आपको कालापन नज़र आ रहा है, तो यहाँ तक आपको ना कोई पेन होगा ना कोई दिक्कत होगी, सिर्फ कुछ लगेगा कि खाना फंस रहा है इसके अंदर। फिर जब अगर हम हरे वाले हिस्से में हमारा डिके पहुँच जाता है अगले वाले में, तो इस लेयर में आपको हल्का बहुत कभी कभी सेंसिटिविटी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन जैसे ही, और इससे तीसरी लेयर में पहुँचेगा बहुत जल्दी, तो जैसे ही हमारा यहाँ तक पहुँचता है तो सीवियर पेन स्टार्ट हो सकता है। ये सॉफ्ट टिश्यू है अंदर, यहाँ पे नर्व्स है सारी इसकी, तो स्वेलिंग भी आ सकती है और सीवियर पेन उसके अंदर रहेगा, सीवियर सेंसिटिविटी रहेगी। तो हम क्या करते हैं जनरली, जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाता तब तक हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जब यहाँ पे पहुँच रहा है वो, तभी हमें उसको डिटेक्ट करना है और हमें उसको ट्रीटमेंट के लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना है। लेकिन कई बार होता है कि हम देखते हैं कि नहीं वो डिटेक्ट हो पाता। तो कैसे हमको डिटेक्ट करना है? सबसे पहले तो अगर हम जब रोज़ ब्रश कर रहे हैं दिन में 2 बार, तो हमें अपने ओरल हेल्थ को, अपने एक बार टीथ को हमें एग्जामिन करना है, कहीं पे कोई ऐसा दाग या निशान तो नहीं है जो हमारे ब्रशिंग से नहीं हट रहा है। उसके लिए हमको जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये ऊपर वाली लेयर में है हम उसको फिलिंग करके उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे ही ये अंदर जाएगा, टूथ पेन स्टार्ट होगा, तो फिर दांत को निकालने या रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इन 2 के अलावा तीसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं रह जाता। डॉक्टर वंदना, आपने ओरल कैविटी के बारे में अभी बताया आपने डायग्राम से। तो ओरल कैविटी का मतलब होता है कुछ तो इस ओरल कैविटी हमेशा कैविटी होती है या एक्चुअल में नहीं होती, पहली बात। और फिर से थोड़ा सा आपने कॉजेज जो हैं उसके बारे में आप हमें बताइए। एंड आपने कहा कि कई बार पता ही नहीं चलता, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अपने दांतों को एग्जामिन किया जाए और पता चले कि ये शुरुआत हो रही है उसकी? उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले कि डेंटल कैविटी जो है वो हमेशा नहीं होती है। डेंटल कैविटी इज द टर्म जिसको कि हम यूज़ करते हैं जब दांत के अंदर कोई छेद हो जाता है, जिससे कि कोई खाना वहाँ पे फंसा रह गया, और उसके ऊपर जो हमारे ओरल बैक्टीरिया हैं, जो नियरली 700 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हमारी ओरल कैविटी में होते हैं, वो बैक्टीरियाज जब हमारे उस दांत के ऊपर उस खाने को खाने जाते हैं तो वो साथ में इनेमल को भी चबा डालते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक कैविटी बन जाती है। उसे कहते हैं डेंटल कैविटी जनरल टर्म्स में। अगर हम वैसे बोले तो हम डिके बोल देते हैं उसको, कि टूथ डिके स्टार्ट हो गया है वहाँ पे। लेकिन वो जो कैविटी है वो धीरे धीरे वो कैविटी बनने के बाद और ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को उसको होल्ड करने की जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ बढ़ता चला जाता है और फिर वो उसके अंदर बाद में पेन होता है। अब होती क्यों है कैविटी? सबसे पहले तो ये कि जब हम सफाई नहीं रखते हैं, और जो रात का टाइम है वो एक सबसे ऐसा टाइम है जबकि हमारे मुंह में सलाइवा का प्रोडक्शन सबसे कम होता है।
और सलाइवा ही हमारे माउथ को क्लीन रखता है, जो कि उसके ऊपर जो कुछ स्टिकी हो जाता है वो हटाएगा। तो रात को हमें ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में भी कोशिश करें कि हम ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करें, और उसके बाद में हम अगर जो भी चीज़ हमने खाया उसके बाद अगर हम ब्रश करके और उसको नॉर्मल हमारे दांतों को सही रख रहे हैं तो कैविटी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इनेमल जो है वो जैसे स्किन और हेयर है, ऐसे ही हमारा बहुत जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होता है। कुछ लोगों का इनेमल जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी होती है कि वीक है, हम बहुत बार ब्रश कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें डिके हो रहा है। तो वो सबको जानने के लिए हमें एक 6 मंथली एटलीस्ट मिनिमम हमें एक बार डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो कोई छोटा मोटा डिके स्टार्ट हो रहा होगा हमें वो पता लग जाएगा। सेकेंडली हमें जो गम्स में जो हमारा डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जिससे कि जो बाद में पायरिया या कुछ और चीज़ें ब्लीडिंग गम्स स्टार्ट हो जाता है, वो भी हम वहाँ पे उसको वहीं पे ही रोक के हम, और क्लीनिंग हो जाएगा तो वहीं पे रुक के द टीथ एंड द ओरल कैविटी विल रिमेन हेल्दी। दोस्तों, डॉक्टर वंदना ने एक बेसिक स्ट्रक्चर भी दिखाया और आपको समझाया कि ओरल कैविटी क्या होती है, उसके क्या कॉजेज़ होते हैं। उन्होंने जो नॉर्मल दांतों का दर्द होता है उसके बारे में बताया। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताई कि आप वेट ना करें कि आपका बहुत ज़्यादा दर्द हो और अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप्स के लिए जाएं। अगर आप डॉक्टर वंदना से कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उनका जो सेंटर है हमारे नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में, वहाँ पे आपके कंसल्ट कर सकते हैं। www.narayanahealth.org पे जाके भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और जो इस समय QR कोड आपकी स्क्रीन पे है उसको आप NH केयर ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से भी आप आके अपॉइंटमेंट लेके दिखा सकते हैं हमारे गुरुग्राम हॉस्पिटल में। डॉक्टर वंदना, हम आगे चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, ओरल कैविटी का ट्रीटमेंट। और ये रूट कैनाल जो ये कॉमन वर्ड हो गया है, इसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए। पहली बात कि ओरल कैविटी का ट्रीटमेंट कैसे होता है फ्रॉम द बेसिक्स टिल द एडवांस, और रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है और वो कैसे किया जाता है। जी, कैविटी का ट्रीटमेंट, अगर हमारा कैविटी जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, अगर हमारा कैविटी ये दोनों लेयर्स में है तो हम ऊपर वाला इनेमल और डेंटिन, तो हम उसको एक सिंपल फिलिंग के साथ, जिसमें कि जो डेंटिस्ट है आपका वो एक इंस्ट्रूमेंट से सारा अंदर से जो डिके है उसको निकाल देगा और जो भी डिकेड पार्ट है और उसको दांत को एक फिल कर देगा। बिकॉज दांत इज अ स्ट्रक्चर जो कि अपने आप से दोबारा ग्रो नहीं कर सकता। स्किन में कोई हमारा लूज आ जाता है या हमारी बोन भी फ्रैक्चर हो जाती है, वो वापस जुड़ जाती है, लेकिन दांत जो है वो कभी भी वापस नहीं जुड़ता है, तो हमें उसको फिल ही करना पड़ेगा। तो आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ गई हैं, बहुत अच्छे तरीके के फिलिंग मटेरियल्स हैं कि आपका दिखाई भी नहीं देता, पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे फिलिंग हुई है, तो वो फिलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस हमारा ये जो डिके है ये हमारा नर्व्स तक पहुँच जाता है, या कभी हमारा दांत को कोई ट्रॉमा होता है और दांत टूट जाता है और हमारा नर्व्स एक्सपोज हो जाता है, तो उस वक्त हमारे पास इस पेन को रिलीव करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, या तो हम दांत को निकालें, और या अगर हमारे मुंह में दांत को हमें रखना है तो हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि इसी तरीके से यहीं से ही हम डिके को हटाते हुए नर्व्स तक पहुंचते हैं। एनेस्थीसिया दे के होता है सारा काम, बिल्कुल पेनलेस होता है, और उसके बाद जो सेंटर में जो नर्व्स हैं हम इनको निकाल देते हैं और इस कैविटी के अंदर हम एक इनर्ट मटेरियल को फिल कर देते हैं जो कि वहीं पे ही रहेगा। अब इससे होगा क्या, आपके दांत में दर्द होना बंद हो जाएगा, सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, ठंडे गर्म के लिए भी कोई सेंसिटिविटी उसमें नहीं रहेगी। और अगर ये काम स्पेशलिस्ट द्वारा किया जाए, जो कि हम यहाँ नारायणा हॉस्पिटल में करते हैं, हर काम डेंटिस्ट्री में आगे 9 ब्रांचेज हैं, तो उसमें एक रूट कैनाल स्पेशलिस्ट की, एंडोडोंटिस्ट की एक अलग से ब्रांच होती है। एंडोडोंटिस्ट ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर करे तो वो टोटली पेनलेस होगा, क्विकर होगा, जल्दी होगा, और साथ में उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग होंगे। ग्रेट। सो डॉक्टर वंदना, एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम रही है, कई बार मैं बात करता हूँ, मेरे घर में भी कई बार कई लोगों ने इस बारे में, वो है आपका जो दाढ़ का दर्द है, ये जो विजडम टूथ है। बहुत सारे लोगों के अंदर विजडम टूथ की प्रॉब्लम होती है। कोई कहते हैं विजडम टूथ बाहर नहीं निकला, कोई कहते हैं विजडम टूथ गलत आ रहा है। तो मुझे विजडम टूथ के प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, और कब विजडम टूथ को निकालना आप रिकमेंड करते हैं कि अगर विजडम टूथ को निकालेंगे तभी वो प्रॉब्लम दूर होगी। सबसे पहले ये कि विजडम टूथ जो है अब हमारे बॉडी के अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है। जैसे कि अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स में हो जाता है, वैसे ही पहले हमारा टेल होता था, उसके रेमिनेंट्स थे, धीरे धीरे खत्म हो गए। तो बेसिकली जिस चीज़ की ज़रूरत हमारे शरीर में नहीं रहती वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है कमिंग जनरेशन्स में। पहले 4 दांत होते थे, अभी 3 हैं। उन 3 में से भी जो अब 2 थर्ड मोलर होता है वो
विजडम टूथ कहलाता है। विजडम टूथ उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूजुअली वो तब इरप्ट होता है जब 18 साल के आसपास, जब कहते हैं कि बच्चे में दिमाग आ रहा है या वो एक जिम्मेदार बन रहा है, इसलिए उसको विजडम टूथ नाम दे दिया जाता है। अदरवाइज वो एक थर्ड मोलर होता है और वो मोलर सब में नहीं निकल रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि हमारा जो जॉ साइज है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर होता जा रहा है। हमारे जो च्यूइंग हैबिट्स हैं वो सॉफ्टर फूड की तरफ जा रही हैं। पहले हमारे रॉ फूड होता था तो मसल पुल की वजह से हमारी जॉ जो है वो बड़ी होती थी। अभी सब फूड सॉफ्ट हो गया है तो उसकी वजह से ये जॉ साइज छोटा हो रहा है बच्चों में, तो उसमें थर्ड मोलर नहीं निकल रहा है। तो वो क्या होता है, या तो वो हड्डी में अटका रहेगा या फिर वो टेढ़ा मेढ़ा कहीं से निकलेगा, आधा अधूरा निकलेगा। तो जब वो आधा अधूरा निकलेगा तो फिर वो वहीं पे खाना फंसेगा उसके अंदर और वो दांत ही है आखिर में, तो वो डिके उसके अंदर होगा और वो आगे वाला जो उसके साथ वाला दांत है उसको भी डिके कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है कि वो दांत तो हमको निकालना ही है, लेकिन उसके जो आगे वाला दांत है जो हमें ज़िंदगी भर के लिए चाहिए वो उसको भी खराब कर रहा है। तो इन केसेस में जिसमें कि दांत आधा अधूरा बाहर है, हमको उसे निकाल देना चाहिए, अर्लियर द बेटर, क्योंकि हमें एक एक्सरे से पता लग जाएगा कि वो दांत हमारा पूरा मुंह में आएगा या नहीं आएगा 18-19 साल की उम्र में। तो अगर लगता है कि नहीं आ रहा है वो बाहर तो हमें उसको उसी वक्त निकाल देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त बोन भी सॉफ्ट है और हीलिंग भी जो हमारी क्विकर होती है। और सेकेंडली कुछ लोग होता है कि जो ठीक है मुझे परेशान नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं कर रहा, आप क्लीन रख पा रहे हैं उसको, लेकिन जैसे ही आपको परेशानी करना शुरू करे, चाहे वो गम्स में करे या किसी भी तरीके का पेन हो, उसको निकलवा देना ही बेटर है। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली भी यहाँ देखा, बच्ची थी एक 22 साल की, उसका अंदर हड्डी में पड़ा हुआ था और उसके आसपास रसौली बन गया बहुत बड़ा, तो वो पूरा हड्डी को ख़त्म कर दिया उस रसौली ने, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो वहाँ के लिए नहीं बनी है हड्डी के अंदर। तो उस अगर अंदर भी पड़ा हुआ है तो आप साल में एक बार एक जनरल एक्सरे करा लें कि हमारा वो दांत किस सिचुएशन में है, और उसको फिर हमें निकालना जो है वो एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही निकाले। सर्जरी है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ माइनर सर्जरी, जिसमें कि आपको 2-3 टाँके भी आते हैं, मुंह के अंदर से ही निकलता है, और ये भी टोटली पेनलेस है, और रिकवरी में वही 24 आवर्स के अंदर आप पूरा अच्छे से रिकवर हो जाते हैं इसमें। सो दिस नीड्स टू बी टेकन आउट। लवली। डॉक्टर वंदना, आपने ऑलमोस्ट टूथ एक से लेके रूट कैनाल से लेके आपने विजडम टूथ उसके एक्सट्रैक्शन के बारे में बताया। एक लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं आज के। 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहली है, बहुत लोगों को बताया जाता है कि वो दांत को ब्रश कैसे करें, और फ्लॉसिंग एक ऐसी हैबिट है जो इंडियंस में ज़्यादातर नहीं है, बहुत कम मैंने देखा है हम लोग फ्लॉस करते हैं। तो करेक्ट तरीका क्या है ब्रश करने का, कब कब ब्रश करना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, एंड फ्लॉसिंग क्या ज़रूरी है या नहीं है, एक पार्ट क्वेश्चन इसका। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट ओरल कैंसर। सो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि कई बार वो डेंटिस्ट के पास पहले आते हैं कुछ दर्द हो रहा है को, तो ये दोनों चीज़ों के बारे में अपने व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले कि हमें क्लीन कैसे रखना चाहिए। हमें ब्रश करना चाहिए जिस नॉर्मल, हमें ये ध्यान रखना चाहिए ब्रश करते हुए कि हमारे दांत का हर एक सरफेस जो है उसको हम क्लीन कर रहे हैं। नॉर्मल ब्रशिंग से हो जाता है वो, लेकिन हम जो 2 दांत के बगल वाला हिस्सा है हम वहाँ क्लीन नहीं कर पाते। सो दैट कवर्स ओनली द 70% एंड 30% इज लेफ्ट विच इज़ द एडजेसेंट सर्फेसिस ऑफ द टीथ। तो उसको हमें क्लीन करने के लिए यूजुअली फ्लॉस यूज़ करना पड़ता है, लेकिन फ्लॉस बड़ा एक टेक्निकल तरीका है जिसमें कि वी यूजुअली एंड अप हर्टिंग आवर गम्स। तो हम उसको ना करके आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ आती है जिसे हम इंटरडेंटल ब्रश बोलते हैं। वो एक छोटा सा बॉटल ब्रश जैसे होता है, हमें उसे टूथपिक की तरीके से यूज़ करना होता है। तो उसको हम हर दांत के बीच में नॉर्मल ब्रशिंग करने के बाद हर दांत के बीच में एक बार टूथपिक की तरह एक जेंटली हम निकाल लें, तो वो दैट विल टेक केयर ऑफ द एडजेसेंट स्ट्रक्चर। तो हमारा नियरली 100% जो है वो सारे दांत जो है हमारे क्लीन हो जाते हैं। हमें कब ब्रश करना चाहिए? हमें मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 बार ब्रश करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए। इंटरडेंटली हमको दिन में एक ही बार उसको एड्रेस करना चाहिए, स्पेशली जब हमारे पास टाइम हो, या मॉर्निंग में या इवनिंग में। बेटर है कि अगर इवनिंग में करें तो मॉर्निंग में भी कोशिश करें कि आप ब्रेकफास्ट के बाद अगर एक बार ब्रश करके घर से निकलते हैं तो जो ब्रेकफास्ट से लंच तक का टाइम है वो लंबा टाइम होता है, उसमें हमारा कोई खाना चिपका नहीं रहेगा, तो वो बेटर रहेगा कि हम ब्रेकफास्ट के बाद करें। कुछ लोग इतनी ज़ोर से ब्रश करते हैं कि वो दांतों में ही उसमें एक दरारें पड़ जाती हैं वहाँ पे, और फिर उसकी वजह से वो नर्व तक पहुँच के हमें वहाँ रूट कैनाल करना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्रश 3 महीने से पहले बहुत ज़्यादा फ्लेयर हो रहा है या जल्दी ख़राब हो जाता है, आप कोशिश करें अपने ऑपोजिट नॉन डोमिनेंट हैंड, जैसे अगर आप राइट से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से ब्रश करना स्टार्ट करें। दैट विल गिव यू एक थोड़ा सा बायो फीडबैक रहेगा, और साथ में आप कॉन्शियस रहेंगे आप कहाँ पे किस तरीके से मूवमेंट से ब्रश कर रहे हैं। अदरवाइज हमें आदत पड़ जाती है, हम वैसे ही बस उसको घिसते चले जाते हैं। जहाँ तक जी ओरल कैंसर की जो बात रही, ओरल कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे कही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओरल कैंसर जो इंडिया में देखा गया है
एवरी ईयर लाइक अगर हम अभी 2022 की बात करते हैं तो करीबन 20 लाख केसेस जो हैं वो रिपोर्टेड हैं ओरल कैंसर के, और इससे रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इससे 3 गुना ज़्यादा हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते। तो ये भी जो आ रहे हैं वो इतना एडवांस स्टेजेस में आता है कि जहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो डेंटिस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मिल सकते हैं जाके, और जो आपके माउथ में अगर कोई भी अल्सर स्टार्ट हो रहा है या जो कैंसर की तरफ बढ़ रहा है वो इमीडिएटली वो पकड़ सकते हैं वहाँ पे कि हाँ ये कैंसर स्टार्ट हो रहा है। कैंसर जीभ का हो सकता है, गाल का हो सकता है, और मसूड़ों का भी कैंसर हो सकता है, तालू का कैंसर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें खासकर कैंसर के अल्सर में ये होता है कि वो शुरू में आपको दर्द नहीं करता, वो बाद में जाके आपको जब उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए या उस पर कोई चोट लग जाए तो आपको वो दर्द करना शुरू करता है। तो इसलिए डेंटिस्ट जो है वो एक सही डॉक्टर है जो कि आपको ओरल कैंसर जो है शुरुआत में ही पकड़ लेगा, और अगर हम शुरुआत में ओरल कैंसर को पकड़ लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी हो जाता है, और आपका जो लॉन्गेविटी है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कम से कम 5 साल बढ़ जाती है उसमें। सो इसलिए अर्लियर द बेटर। दोस्तों आज एक 5 सवाल जो आपकी रिक्वेस्ट पे हमने एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर वंदना से बात की इस बारे में। 2-3 चीज़ें जो सामने आई वो ऐसी हैं कि पहली बात, हर 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट से ज़रूर मिल लीजिए, ब्रशिंग ठीक से कीजिए, रात को ब्रश करके सोइए। एक और चीज़ जो उन्होंने बहुत अच्छी बताई, कई बार हम लोग डेंटिस्ट के पास जाने से डरते हैं कि दर्द होगा थोड़ा, वो उन्होंने कहा कि आजकल जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस आ गई हैं डेंटिस्ट्री में उससे दर्द बिल्कुल नहीं होता, और ये ट्रीटमेंट इज़ पेनलेस, आप जल्दी से वापस अपना काम शुरू कर सकते हैं। और कई चीज़ें उन्होंने ये कहा कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाएं, एक बार जब डेंटिस्ट आप उनके पास बैठें, कोई ऐसी छोटी सी चीज़ जो बढ़ रही है, पनप रही है, उससे उसको इलाज जल्दी हो सकता है। उन्होंने टूथ एक से लेके विजडम टूथ, उसकी एक्सट्रैक्शन और उनके बारे में बताया, ब्रश करने के सही तरीके बताए उन्होंने, और ये सब बातें हमारी एक बेटर डेंटल हाइजीन की तरफ हमें प्रोत्साहित करेंगे। और सबसे बड़ी बात, डेंटिस्ट के पास जाने से डरे ना, और डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि एक डेंटिस्ट ही ऐसा है, और स्पेशली अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो आपकी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें आपकी मदद कर सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर वंदना से अगर आप मिलना चाहें, अपॉइंटमेंट लेना चाहें, उनसे बात करना चाहें तो www.narayanahealth.org पे जाके उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। NH Care ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीन पे QR कोड दिया हुआ है, और डॉक्टर वंदना से बात कर सकते हैं, और एक बेटर डेंटल हाइजीन की तरफ हम जा सकते हैं। डॉक्टर वंदना, आज हमसे जो आप आए, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और होपफुली जो आज आपने सिंपल बातें बताई, दैट विल पुश अस टू गो टुवर्ड्स बेटर डेंटल हाइजीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते।